गुप्तों के समय भारत की क्या पोजीशन थी, गुप्तों के बाद हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि किस तरीके से जो गुप्तों के बाद राज्य स्वतंत्र हुए उन्हीं में से एक पुष्यभूत वंश का विकास हुआ। तो आज हम हर्ष के विषय में पढ़ेंगे, पुष्यभूत वंश। पुष्यभूत वंश क्षेत्र, जाति, आधार, प्रारंभिक इतिहास, शासक। सांस्कृतिक उपलब्धि, शासकों में प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के साथ ही वर्धन वंश समाप्त हो जाता है। ये 607 से 606 से 647 647 तक। हाँ? मक्खी है वो मिटा दे रही है। इसमें पढ़ना आपको सिर्फ है हर्ष के विषय में, यही पढ़ना है, बाकी कुछ खास है नहीं। छः सौ 607 की स्थिति होती है लगभग, कहीं कहीं 606 मिलता है, कहीं 607 मिलता है। खैर, हर्ष, इसके पहले कल मैंने आपको पढ़ाया था कि सामान्य रूप से जैसे ही गुप्त साम्राज्य सत्ता का विघटन होता है, वैसे यहां कौन सत्ता आ जाती है? हूण। और हूणों का सामना आने वाले मैत्रकों से भी होता है, और सबसे ज्यादा किसके साथ होगा? पुष्यभूत वंश के साथ होगा। हूण हरिण केसरी की उपाधि धारण की थी प्रभाकर वर्धन ने। हूणों को सबसे अधिक क्षति पुष्यभूत वंश ने पहुंचाई थी। प्रभाकर वर्धन ने कई युद्धों में हूणों को परास्त करके भारत से खदेड़ दिया था। इनके आगे ये बेल्ट किसका था? पुष्यभूत वंश का। और ये मौखरी का। मौखरी शासकों ने भी ईशान वर्मन, सरवर्मन से लेकर के ग्रहवर्मन तक, हर्ष की जो समकालीन थे, मौखरियों को बुरी तरीके से परास्त करके उन्हें खदेड़ दिया गया था। मौखरियों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हर्ष की जब सत्ता टूटती है तो यहां कौन आ जाता है? गुर्जर और प्रतिहार। हर्ष के बाद गुर्जर प्रतिहारों के अभिलेखों में भी गुर्जर प्रतिहार का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन होगा? नागभट्ट प्रथम, फिर वत्सराज। इन नागभट्ट प्रथम को भी किस लिए याद किया जाता है? हूणों को बुरी तरीके से परास्त करने के लिए। हूण तो सक्रिय इसके बाद भी रहे। जो बड़े शक्तिशाली गुजरात के सोलंकी शासक थे, राजस्थान के चौहान शासक थे, उन्होंने उस समय की विदेशी शक्तियों को भी हराया था। अर्थात इस समय हूणों की सत्ता यहां रह रही है और यहां पुष्यभूत वंश का, इसी पुष्यभूत वंश का विकास होता है। इसी के इतिहास के विषय में हम जानते हैं। इनका जो क्षेत्र है, शुरू में यह गुप्तों के सामंत थे। जब गुप्त सत्ता का विघटन हुआ तो इन्होंने पंजाब हरियाणा में अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी। यह भी जात के रूप में ह्वेनसांग बताता है
कि हर्ष किस जाति का था? फीसे, वैश्य। गुप्त किस जाति के थे? वैश्य। जिस तरीके से गुप्त वैश्य के रूप में जाने जाते हैं, वैसे हर्ष को भी किस वर्ण का माना जाता है? वैश्य का। अब आप देखेंगे गुप्त भी वैश्य थे और हर्ष भी वैश्य था। गुप्तों से पहले किसने सत्ता स्थापित की थी? आपने देखा सातवाहन, कर्ण और शुंग, ये क्या थे? ब्राह्मण थे। सामाजिक व्यवस्था किस तरीके से चेंज हो रही है? जात्यापकर्ष जात्युत्कर्ष हो रहा है। कुछ जातियां उत्कर्ष करके दूसरे क्रम को अपना रही हैं। वैश्य का काम उस समय वार्ता से था, लेकिन इस समय कौन सा शासक का काम कर रहे हैं? शासन का, क्षत्रिय का। ब्राह्मण का काम दान अध्ययन अध्यापन से था, लेकिन ब्राह्मण भी शासन कार्य अपना रहे हैं, शास्त्र छोड़ करके शस्त्र अपना रहे हैं। हम लोग देखेंगे जो पूर्व मध्यकाल में 800 से 1200 ईस्वी तक जिस वर्ग ने शासन किया उसे क्या कहते हैं? राजपूत। और इन राजपूतों की उत्पत्ति में यह अब विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो इस समय की जात्यापकर्ष जात्युत्कर्ष की प्रक्रिया चल रही है, शायद उसने ही एक नए योद्धा और शासक वर्ग को जन्म दिया होगा। अर्थात वो उस समय की समाजार्थिक व्यवस्था की देन थे। खैर, यही वो बेल्ट था जहां से इनका विकास हो रहा है। आधार जो इनका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य और वैदेशिक साक्ष्य इस काल के इतिहास को जानने के लिए पर्याप्त है। साहित्यिक साक्ष्यों में जो उस समय लिखे गए ब्राह्मण साहित्य हैं, उस समय जो लिखे गए बौद्ध और जैन साहित्य हैं, उन ग्रंथों में भी, आर्य मंजूश्री मूल कल्प में भी हर्ष के विषय में जानकारी मिलती है। सबसे ज्यादा मूल आधार क्या है? हर्ष का एक दरबारी कवि था बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित और कादंबरी लिखी। कादंबरी तो साहित्यिक ग्रंथ है जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है, लेकिन हर्षचरित पूरी तरीके से हर्ष पुष्यभूत वंश के प्राचीन काल से लेकर के और हर्ष तक के पूरे इतिहास को कहता है। तो सबसे मुख्य आधार क्या है? बाण का हर्षचरित। बाण के हर्षचरित के उच्छंगों में प्राचीन इतिहास की भी चर्चा होती है, लेकिन मूल रूप से इसने हर्ष को अपने लेखन का आधार बनाया है। हर्ष के दरबार में दो कवि रहते थे, एक मयूर भट्ट, मयूर, जिसने सूर्य शतक लिखा, और दूसरा बाण भट्ट, जिसने कादंबरी और हर्ष चरित लिखी। कहा जाता है कि हर्ष स्वयं एक लेखक था, एक अच्छा नाटककार था, एक प्रसिद्ध साहित्यकार था, जिसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका 3 नाटक लिखे। यह अलग बात है कि कुछ लोग विवादास्पद इसे मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं हर्ष लिखा किसी और ने, हर्ष ने अपना नाम लिख दिया उस पर। फिलहाल इसके नाम से 3 किताबें मिलती हैं, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, जो नाटक है बहुत ही महत्वपूर्ण हर्षकालीन। इसके अलावा हर्षकालीन इन नाटकों के अलावा हम जानते हैं कि बाद में भी जो किताबें लिखी गई, उन किताबों में भी हर्ष विषयक जानकारी पर्याप्त मिलती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैदेशिक स्रोतों में है, क्योंकि 4 ऐसे प्रसिद्ध विदेशी हैं जिनसे पूरे प्राचीन के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। एक मेगास्थनीज मौर्यकालीन, एक फाहियान गुप्तकालीन, एक हुएनसांग गुप्तोत्तरकालीन और एक अलबरूनी इस्लामिक आक्रमण के समय में 11वीं और 12वीं सदी का इतिहास। इन चारों के बिना भारत का इतिहास पूरा नहीं हो सकता। इसमें हुएनसांग जो चीनी यात्री था, सभी यात्रियों में राजकुमार के नाम से जाना जाता है। हुइली ने सियुकी के नाम से इसकी आत्मकथा लिखी है, और उस आत्मकथा में हर्ष और हर्षोत्तर काल की विस्तृत वर्णन है। इसे हर्ष ने अपने दरबार में सिर्फ नहीं रखा था, अपितु हर्ष के साथ इसने काफी समय भी बिताए। इसने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ हर्ष के प्रयाग और कन्नौज की महासभाओं में हिस्सा तक लिया और हर्ष की महायान बौद्ध धर्म के प्रति रुचि जागृत की। हुएनसांग यात्रियों में राजकुमार,
बहुत प्रसिद्ध। इसके अलावा होलसान के बाद आता है इतसिंह, 772 ईस्वी में, 794 में वापस जाता है। इतसिंह ने भी यह कब आता है 629 में और 644 तक रहता है होलसान। इतसिंह ने भी हर्ष के विषय में जानकारी दी है। इस काल में दो मुस्लिम यात्री आए, एक सुलेमान और एक अल मसूदी। दोनों राष्ट्रकूटों के बारे में, प्रतिहारों के बारे में, संघर्ष के बारे में, लेकिन उसमें इसकी भी चर्चा करने से पीछे नहीं चूकते हैं। इनकी भी चर्चा होती है, हर्ष की भी चर्चा होती है। इन वैदेशिक स्रोतों से भी हम हर्ष के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्ष चीन के साथ अपने वैदेशिक संबंध को बढ़ाने का बहुत इच्छुक और लालायित था। चीन के दूत 41 में हर्ष के दरबार में आते हैं, 641 में। हर्ष अपने दूत, ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर के चीन भेजता है और फिर चीन का एक दूत यहां आता है, लेकिन जब तीसरी बार चीन का दूत आता है तब तक हर्ष की मृत्यु हो चुकी रहती है। और हर्ष की जब मृत्यु होती है 647 ईस्वी में, तो हर्ष निसंतान मरा था, उसका कोई बेटा नहीं था। उसके दो बेटे थे, कल्याण वर्धन और एक यायाव्य वर्धन। उन दोनों की हत्या उसी के काल में उसके कामात ने कर दी थी। अर्थात हर्ष का कोई बेटा नहीं था। मरते समय कन्नौज की गद्दी निराश्रित थी हर्ष के मरने के बाद, और उसके पीछे यही जो चीनी दूत आएगा हर्ष के बाद सामंजस्य बढ़ाने के लिए, उसके साथ दुर्व्यवहार होगा। परिणाम होगा चाइना का आक्रमण। चीन तिब्बत के सेनापति गांचाओ को आदेश देगा और पांचाओ कन्नौज पर आक्रमण करेगा, क्योंकि हर्ष के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? थानेश्वर की जगह पर उसने राजधानी कन्नौज को बनाई और धीरे धीरे कन्नौज ने स्थान वही ग्रहण कर लिया जो पाटलिपुत्र का था। अर्थात उत्तर भारत का मुख्य राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया। क्या? महोदय नगर, अर्थात कन्नौज। इस प्रकार जो आधार है ये पुष्यभूत वंश के जानने का, वह बाण का हर्षचरित्र है और ह्वेनसांग के। यह प्रश्न पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा जिसमें आपसे, यदि बाण ना होता और ह्वेनसांग ना होता तो शायद हर्ष भी ना होता। यदि प्रयाग प्रशस्ति ना होती तो शायद समुद्रगुप्त लुप्त होता। इसका क्या मतलब हुआ? प्रयाग प्रशस्ति के ही माध्यम से हम समुद्रगुप्त के पूरे इतिहास उपलब्धि को जानते हैं। हर्ष को हर्ष बनाने वाला कौन है? बाण की हर्षचरित्र है, ह्वेनसांग है, जो उसके विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। ये पूछा जा सकता है आधार के बारे में, तो आपको ये जानना चाहिए। प्रारंभिक इतिहास, शुरू में वर्धन वंश तो प्रकाश में आ चुका था गुप्तों के पतन से पूर्व ही। जिस समय मध्य क्षेत्र पर हूणों का लगातार आक्रमण हो रहा था, हूण सत्ता के कारण भानुगुप्त के पश्चात, जब भानुगुप्त विदिशा में था, बैनगुप्त बंगाल में था और नरसिंहगुप्त बालादित्य मगध में था, और हूणों के आक्रमण से कमजोर हो रहा था, तभी उभरने का मौका मिला किसको? पुष्यभूतियों को। नरवर्धन, आदित्यवर्धन और राज्यवर्धन, ये प्रारंभिक शासक थे। लेकिन यह जो राज्यवर्धन प्रथम था, राज्यवर्धन था, नरवर्धन था, आदित्यवर्धन था, नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, ये तीनों सामंत शासक थे, अधीनस्थ शासक थे। किसके? गुप्तों के। अर्थात इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित नहीं की थी। ये अधीनस्थ शासक के रूप में ही शासन कर रहे थे, सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों पर, पंजाब और हरियाणा के बेल्टों पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राज्यवर्धन के बाद
जब गुप्तों की सत्ता का अंत हो गया तब प्रभाकर वर्धन ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की और प्रभाकर वर्धन से ही बाढ़ की हर्ष चरित पुष्यभूतियों का इतिहास बताना आरंभ कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रभाकर वर्धन। सबसे पहले वर्धन पुष्यभूत वंश को, पुष्यभूत नाम के व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी, लेकिन नरवर्धन, राजवर्धन, आदित्यवर्धन ने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन ये सब अधीनस्थ शासक थे। प्रभाकर वर्धन ने पहली बार संप्रभु शासक के रूप में गुप्तों की अधीनता त्याग दी और स्वतंत्र शासक के रूप में थानेश्वर पर पुष्यभूत वंश की स्थापना की। तो पहला स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था और यशोमती और इसके 3 पुत्र थे। बड़ा पुत्र राजवर्धन, छोटा पुत्र हर्षवर्धन और एक बेटी थी राजश्री। प्रभाकर वर्धन के बारे में बहुत सारी बातें मार्ग हर्षचरित कहता है। हर्षचरित कहता है प्रभाकर वर्धन हूण हरिण केसरी था, हूणों को समाप्त करने वाला, परास्त करने वाला था। सिंध शासक के लिए जड़ के समान था, मौखरी शासक के लिए विपत्ति के समान था। लच्छेदार और बहुत ही सामासिक शब्दावली में प्रभाकर वर्धन की प्रशंसा करते हुए हूण हरिण केसरी के रूप में प्रभाकर वर्धन का चित्रण किया है। किसने? बाण भट्ट के हर्षचरित ने। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री की शादी उस समय के प्रसिद्ध कन्नौज पर शासन करने वाले मौखरी नरेश ग्रहवर्मा से की। प्रभाकर वर्धन अपने अंतिम समय में हूणों के आक्रमण को विफल करने के बाद बीमार हुआ। 605 ईस्वी में जिस समय विषम स्थिति गुजर रही थी, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है और उसकी जगह पर विषम परिस्थिति में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है। इसी समय 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। उधर हूण आक्रमण से घायल होने के कारण प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है। बेचारा राज्यवर्धन, उसका बड़ा बेटा, गद्दी पर बैठता है। इसी बीच मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल ने मिलकर के मौखरी पर आक्रमण कर दिया, कन्नौज पर, और कन्नौज के शासक प्रभाकर वर्धन के दामाद ग्रहवर्मन की हत्या कर दी, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को कैद में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया। ऐसी विषम परिस्थिति में राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है। राज्य का कार्यभार अपने 16 वर्षीय 15 वर्षीय एक छोटे से बालक हर्ष को सौंपता है और अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए देवगुप्त गौड़ शासक शशांक के खिलाफ अभियान करता है। भांडी के नेतृत्व में एक विशाल सेना लेकर के, कुंतल के नेतृत्व में एक विशाल घुड़सवार सेना के साथ राज्यवर्धन आगे बढ़ता है और मालवा देवगुप्त को परास्त करके और बदला लेता है। इसी बीच जब उसने मालवा के शासक देवगुप्त को परास्त किया तो बंगाल के शासक गौड़ शासक शशांक ने धोखे से, छदम से, विश्वासघात करके राज्यवर्धन की हत्या कर दी, हर्षवर्धन के छोटे बड़े भाई की हत्या कर दी। अब देखिए कितनी विषम परिस्थिति। पिता की मृत्यु हुई, अभी आग ठंडी नहीं हुई थी, तब तक बहन जेल में और बहनोई की हत्या, अभियान के दौरान बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या। इन विषम परिस्थिति में 590 में पैदा होने वाला 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठता। 606 में उस समय की मंत्री परिषद जो हुआ करती थी, आमात्य ग्रामात्यों की जो समूह हुआ करता था, भांडी जो प्रमुख प्रधानमंत्री और सेनापति की भूमिका रोल अदा कर रहा था, हर्ष को गद्दी पर बैठाता है। हर्ष के सामने 3 समस्याएं: भाई की हत्या का बदला लेना, बहनोई की हत्या का बदला लेना और बहन को कारागार से मुक्त कराना। एक बड़ी सेना लेकर के गौड़ शासक शशांक के अगेंस्ट हर्ष थानेश्वर से आगे निकलता है, बाहर निकलता है।
रास्ते में जब बिंद से सूचना मिलती है बिंद के आसपास कि उसकी बहन कारागृह से भाग करके सती होने के लिए बिंद के जंगलों में चली गई है। हर्ष पूरी सेना को भांडु के नेतृत्व में छोड़ देता है और खुद अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ता है। बिंद के जंगलों में भटकते हुए हर्ष की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से होती है और दिवाकर मित्र के प्रयास से वो को ढूंढ लेता है जो सती होने जा अपनी बहन को बचा करके ला करके कन्नौज की गद्दी पर बैठाता है और खुद उसके संरक्षण की भूमिका में आकर के थानेश्वर और कन्नौज की गद्दी को संभालता। यहीं से अब हर्ष के जीवन की कथा आरंभ होती है। 606 से लेकर के 612 तक उसने अपने साम्राज्य विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसके बाद आने वाले समय में अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया करता है। अंतिम समय में उदासीन की भूमिका अदा करता है। हर्ष थानेश्वर की गद्दी पर बैठने के बाद बहन की संरक्षण में कन्नौज की सत्ता खुद संभाल लेता है और आने वाले समय में थानेश्वर को राजधानी हटा करके अपनी राजधानी कन्नौज को बना लेता है और अब कन्नौज से अपने विजय अभियान की शुरुआत करता है। धीरे धीरे हर्ष लगभग समस्त उत्तर भारत में अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित कर लेता है। सिंध पर मतपुर होयसान कहता है जिस समय हर्ष ने कन्नौज पर अपनी सत्ता स्थापित की। थानेश्वर और कन्नौज है, यहां हर्ष है। यहां उत्तर गुप्त शासक है माधव गुप्त, यहां गौड़ शासक शशांक हैं, यहां भास्कर बर्मन वंश है, यह उड़ीसा है और यह है मैत्रक वंश, वल्लभी के मैत्रक वंश की सत्ता है और यह हूण है, यह कश्मीर है और इस जगह पर अब जहां वाकाटक थे अब बादामी के चालुक्य हैं। जब यहां हर्ष है तो यहां ध्रुवसेन द्वितीय है, यहां पुलकेशिन द्वितीय है, यहां माधव गुप्त है, यहां गौड़ शासक शशांक है और यहां कामरूप का शासक भास्कर बर्मन। हर्ष कहता है, होयसान कहता है हर्ष ने पंज भारत की 5 क्षेत्रों के राज्यों की विजेता हर्ष को बताता है। 5 राज्यों में पंजाब था, कन्नौज था, गौड़ या बंगाल था, उड़ीसा था। इन क्षेत्रों पर उसकी सत्ता हुआ करती थी। समकालीन स्रोत बताते हैं, बार का हर्षचरित कहता है कि कश्मीर तो उसके राज्य में नहीं था लेकिन उस पर उसका प्रभाव था। सिंध तो उसके राज्य में नहीं था लेकिन उसको उसने जीता था। सिंध क्षेत्र अर्थात पश्चिम में सिंध से लेकर के पूर्व में असम तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नद तक। हर्ष ने कश्मीर को हम हटा देते हैं, सिर्फ पंजाब को लेते हैं, सिंध को भी हटा देते हैं और बंगाल तक लेते हैं। यह हर्ष का साम्राज्य था। हर्ष इन क्षेत्रों का विजेता था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक चीज समझ लीजिए। सबसे पहला, पंजाब के हूणों को परास्त करके उसके पिता प्रभाकर वर्धन ने अधिकांश क्षेत्रों पर अपनी कब्जा स्थापित कर ली थी। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में प्रभाकर की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। जब राजश्री की जगह पर उसने खुद
अपने संरक्षण में शासन शुरू किया तो कन्नौज पर उसकी सत्ता स्थापित हो गई। क्योंकि मालवा और मगध के शासक देवगुप्त को राज्य बेटे मगध के, जिन्हें हम क्या कहते हैं उत्तरगुप्त, उन्होंने खुद हर्ष की अधीनता अपने आप स्वीकार कर ली, उस पर भी उसका कब्जा हो गया। आगे कौन शासन रखा है मगध के पूरब? गौड़, बंगाल। हर्ष के समय में यहां गौड़ वंशी शासक शशांक शासन कर रहा था, जो शैव मत का बहुत बड़ा अनुयायी था, शिव भक्त था और बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विरोधी, विनाशक और अत्याचारी कहा गया है। इतिहास में 3 व्यक्ति, एक पुष्यमित्र शुंग, एक गौड़ शासक शशांक और एक हूण शासक मिहिर कुल, इन तीनों को बौद्ध विरोधी आतताई शासक के रूप में चित्रित किया गया। इसमें सबसे अधिक बौद्ध धर्म का विरोधी यदि किसी को घोषित किया गया है तो वो कौन था? गौड़ शासक शशांक। शशांक भी था। शशांक ने ही बोध वृक्ष को कटवा करके समुद्र में फेंकवा दिया था। माना जाता है जिस पीपल के नीचे बुद्ध को बोध मिला हुआ था, ज्ञान मिला हुआ, कटवा दिया शशांक ने। उस शशांक के समय हर्ष जब अपने विजय अभियान पर निकला, मोस्ट इंपॉर्टेंट समकालीन स्रोत तो यही बताते हैं कि जब तक शशांक जिंदा रहा तब तक हर्ष उस पर कब्जा नहीं कर पाया। हर्ष की मृत्यु के बाद, शशांक की मृत्यु के बाद अप्रॉक्सीमेटली 618 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है और 619 तक हर्ष बंगाल पर अपनी कब्जा स्थापित कर लेता है, अर्थात बंगाल भी हर्ष के कब्जे में आ गया। उसके आगे बर्मन वंश भास्कर बर्मन की सत्ता थी। माना जाता है जब एक विशाल कामरूप के शासक भास्कर बर्मन का दूत हंसवेग स्वयं उसकी अधीनता स्वीकार करने आगे आ गया। सोने की जंजीर में अपनी प्रतिमा को जकड़े हुए हर्ष के समक्ष हंसवेग ने प्रस्तुत किया और हर्ष ने उसे अपना मित्र मानते हुए उसका राज्य वापस कर दिया। इसका मतलब कामरूप के शासक भास्कर बर्मन की मित्रता के माध्यम से हर्ष ने उस पर अपने प्रभाव की वृद्धि की। अब विवाद में बचा सिर्फ 2 राज्य, एक सिंध का और एक कश्मीर का। हुएनसांग कहता है कि हर्ष सिंध प्रदेश के शूद्र शासक को परास्त करके सिंध पर अपनी सत्ता स्थापित की। कहता है सिंध और मथुर के शासक शूद्र थे और हर्ष द्वारा ये विजित थे। कश्मीर के विषय में इंपॉर्टेंट तथ्य मिलता है कि कश्मीर के शासक को कहीं हराने का साक्ष्य तो नहीं मिलता, ना तो कल्हड़ की राजतंगड़ी ही इस बात का उल्लेख करती है कि हर्ष ने कभी भी कश्मीर को जीता। लेकिन बौद्ध स्रोत कहते हैं कि हर्ष कश्मीर पे गया, वहां के शासक के आतिथ्य में रहा और वहां उसके शासक ने उसे बुद्ध दांत दिखलाए और बुद्ध के दांत को देख करके वो इतना बेहवल हो गया, भावुक हो गया कि उसने जबरदस्ती ताकत से सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करके बुद्ध दांत को छीन लाया। अर्थात एक प्रकार से कश्मीर पर उसके प्रभाव, आधिपत्य नहीं हुआ, प्रभाव में भी वृद्धि दिखाई देती। अगला 2 इंपॉर्टेंट है इसका विजय, उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। एक सौराष्ट्र गुजरात और एक दूसरी लड़ाई अभी नर्मदा की, दक्षिणापथ विंध्य क्षेत्र की। जिस समय गुप्तों की सत्ता का अंत हुआ, आप जानते हैं गुप्तों से पहले सौराष्ट्र की सत्ता थी शकों की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने रुद्र सिंह तृतीय शासक को मार करके गुजरात पर चांदी के सिक्के चढ़ाए, व्याघ्रता प्रकार के सकार विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित किया। लेकिन गुप्तों के बाद उसका एक सेनापति था भट्टार, जिसने मैत्रक वंश की स्थापना की
और वल्लभी को एक शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए वहां विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू कराया। ध्रुवसेन इस वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी स्वयं संप्रभुता घोषित करते हुए मैत्रक वंश को एक निश्चित आधार प्रदान की। कुकर, अकंत, आवंती, मालव तक के क्षेत्रों को जीत लिया। जिस समय हर्ष गद्दी पर बैठा कन्नौज के, उस समय गुजरात का शासक ध्रुवसेन द्वितीय था। हर्ष ने उससे कहा अधीनता स्वीकार करने के लिए, और जब उसने अधीनता स्वीकार नहीं की ध्रुवसेन ने, तो हर्ष ने आक्रमण कर दिया और ध्रुवसेन को परास्त करके गुजरात पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्रुवसेन द्वितीय से हर्ष ने अपनी पुत्री की शादी की और उसे अपना संबंधी बना करके उसे अपने प्रभाव में ले लिया। गुजरात को, अर्थात गुजरात पर भी, मैत्रक वंश पर भी उसका प्रभाव स्थापित हो गया। लास्ट पॉइंट, हर्ष के विजय, विकास और राजनीतिक जीवन पर आप लोग लिख लीजिएगा, पूछा जाएगा। जो मैं बोलने वाला हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। हर्ष की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई अपने समकालीन दक्षिणापथ के शासक, वादामी शासक पुलकेशिन द्वितीय से हुई। पुलकेशिन द्वितीय की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य रवकीर्ति द्वारा रचित उसका एहोल अभिलेख है। रवकीर्ति ने एहोल अभिलेख में कालिदास और भूभूति की का नाम लेते हुए उन्हें अपना आदर्श मानते हुए जिस शैली में एहोल का प्रशस्त के रूप में पुलकेशिन का उल्लेख किया है, उसी में इस बात का उल्लेख है कि कन्नौज नरेश हर्ष के साम्राज्य विस्तार को बादामी नरेश, चालुक्य नरेश पुलकेशिन ने नर्मदा के आसपास रोक दिया। अर्थात पहली बार बुरी तरीके से हर्ष को हरा दिया। किसने? पुलकेशिन द्वितीय। यहोल अभिलेख में इस बात का उल्लेख मिलता है, दूसरे हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने समाप्त कर दिया, उसे भय से विचलित कर दिया। इस तरीके से हर्ष को नर्मदा से दक्षिण, सिंध से दक्षिण उसके साम्राज्य विस्तार को, उसके अभियान पर पूरी तरीके से रोक लग गई। हर्ष ने गुप्तों के बाद एक बार फिर राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें आपने देखा सौराष्ट्र से लेकर के बंगाल तक, किसी न किसी रूप में पंजाब से लेकर के और विंध्य क्षेत्र तक एक विशाल केंद्रीकृत राज्य की स्थापना हो। हर्ष इतिहास में जितना अपने राजनीतिक उपलब्धि के लिए नहीं जाना जाता है, उससे अधिक सांस्कृतिक उपलब्धि के लिए जाना जाता है। हर्ष के समय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। महायान शाखा का विकास सबसे अधिक हुआ था कनिष्क के समय में, जब कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ और वसुमित्र ने महाविभास की रचना की, जो धर्म सूत्र एक प्रकार का बौद्ध कोश माना जाता है, और मध्य एशिया, चीन, कोरिया में इस बौद्ध धर्म का प्रसार किया। उससे अधिक महत्वपूर्ण भारत में हर्ष के द्वारा महायान को स्थापित करने का प्रयास हुआ। दिवाकर मित्र के प्रभाव से यह बौद्ध धर्म की तरफ झुका। कौन? हर्ष। और वैन सांग की प्रेरणा से, जो इसका गुरु था, जिसने इसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, वैस जो इसका पुरोहित था, जिसने कई सभाओं में इसकी अध्यक्षता की थी, वैन सांग ने, हर्ष ने महायान को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले कल्हड़ की राजतरंगिणी कहती है, बाण का हर्षचरित कहता है कि यह शैव मतानुयायी था, शैव मत का पोषक था। क्योंकि जब कन्नौज में धर्म सभा की आयोजन की गई, तो उसमें 3 देवताओं की उपासना की गई, बुद्ध, सूर्य और शिव, 3 की उपासना की गई। बौद्ध मत
को अपनाने के बाद भी इसने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु रुख अपनाया। हर्ष इतिहास में एक दानी राजा के रूप में जाना जाता है। ये जो माघ मेला था, जो कुंभ मेला था, ये सदियों सनातन से होता चला आया था, लेकिन इसे विस्तारित स्वरूप, इसे एक बाह्य और भव्य स्वरूप देने का प्रयास हर्ष ने किया। ऐसा नहीं है इसके पहले मेला नहीं होता था, लेकिन पिछला मेला कुछ दूसरे से अलग हुआ। इसके पहले ऐसा नहीं है कि काशी विश्वनाथ मंदिर नहीं था, लेकिन कॉरिडोर बनाने के बाद उसकी स्थिति अलग हुई। ऐसे इसके पहले भी माघ मेला था, लेकिन हर्ष ने, जो हर 5वें वर्ष होता था, स्वयं मेला का प्रयास करता था। तो हर्ष ने इसे सामान्य अवस्था से लाकर के विशिष्ट अवस्था में स्थापित कर दिया। इसने 2 धर्म सभाओं की आयोजन कराया था। एक कन्नौज में महामोक्ष परिषद की हुई थी और एक प्रयाग में हुई थी। कन्नौज में जो हुई थी, बौद्ध धर्म की तथ्यों को लेकर के विचार विमर्श के लिए माना जाता है। सैकड़ों ब्राह्मणों ने इस धर्म सभा का विरोध किया, कन्नौज की धर्म सभा का विरोध किया, होयसांग को मारने का प्रयास किया। परिणाम हुआ कि इसके कारण हर्ष इतना नाराज हुआ कि उन ब्राह्मणों को देश निकाला कर दिया। कन्नौज जैसी महामोक्ष परिषद का ही आयोजन प्रयाग में भी हुआ और माना जाता है प्रयाग में भी उन धार्मिक तत्वों की चर्चा के साथ साथ कुंभ में उसने दान देने की एक नई परिपाटी की आरंभ की। हर्ष का प्रधानमंत्री सेनापति भांडी एक विशाल सेना स्थापित करके और हर्ष के साम्राज्य विस्तार में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसका जो अश्वसेना का प्रमुख था कुंतल, उस समय समकालीन सेनापतियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उसका जो गज सेना का प्रमुख था अस्कंद, उस समय के सेनापतियों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्ष के समय तक आते आते जो गुप्तकालीन नगद पैसे की जगह पर भूमि की परिपाटी शुरू हो गई थी, वह पूरी तरीके से स्थापित हो गई और हर्ष के दरबार में अनेक सामंत दिखाई देते हैं, अर्थात सामंतवादी व्यवस्था पूरी तरीके से स्थापित हो गई। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पहली बार हर्ष के समय में अधिकारी और कर्मचारियों को नकद नहीं दिया जाने लगा। उसके राजस्व से वो कार्य करने लगे। अधीनस्थ सामंतों की सेनाओं के माध्यम से ही वो युद्ध संचालित करने लगा। पूरी इकोनॉमिक सिस्टम में, पूरे सोशल सिस्टम में व्यापक बदलाव और फर्क आया। हर्ष ने जिस महायान को आगे बढ़ाने का और क्या होता है, मंत्रयान और वज्रयान। पालों के समय में सबसे महत्वपूर्ण मंत्रयान और वज्रयान हुआ करता है, वो इस समय में दिखाई देता है। कोई प्रश्न? इस तरीके से 606 से 641 तक हर्ष जब गद्दी पर बैठा तो उसी समय उसने एक संवत चलाया, जिसे इतिहास में हर्ष संवत कहा जाता है, और उसके समय की घटनाओं को उसी हर्ष संवत में व्यक्त किया गया है। हर्ष 647 ईस्वी में मरा। आप बताइए हर्ष कितने हर्ष संवत में मरा? हर्ष कितने हर्ष संवत में मरा? एनीवन? हर्ष कितने गुप्त संवत में मरा? एक अभिलेख मिला हुआ है ना,
की मृत्यु कब हुई? 647 में। आप इसे बताइए कितने हर्ष संवत में मरा है? कितने? इतना बड़ा तो मैंने थ्योरम नहीं पूछ लिया है। 606 एक था, 647 41 हो गया। 619 एक था तो 647 में से 319 घटा दीजिए, उतने गुप्त संवत में वो मरा। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, तो मैं ये थोड़ा कर रहा हूं आप गलत कहे थे। मैंने तो ये नहीं कहा कि 41 आपने गलत बताया, सही आपने बताया, लेकिन सिर्फ आप ही को नहीं परीक्षा देनी है, सबको देनी है, इसलिए हम सबसे नहीं डर नहीं लगना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप सही बोल रहे हैं, कई बार मैं आपको मिसगाइड करता हूं जानबूझ करके, और खुद आप उसका उत्तर ढूंढें और तलाशें। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है तब जब बच्चे रोक देते हैं। होता क्या है कि भाई मैं फ्लो में बोल रहा हूं और कभी कभी डेटा नाम गलत निकल जाता है, जान के नहीं, मेरे मुंह से मैं बोलना चाहूंगा हर्ष निकल जाएगा चंद्रगुप्त, तो आप उसे समझते हैं कि पढ़ा रहे हैं इस समय हर्ष चंद्रगुप्त कहां से आ जाएंगे, वो इतनी बड़ी फॉल्ट नहीं है। तो वैसे इन चीजों को भी भाई वो हर्ष संवत में लिखा हुआ है। खैर, हर्ष की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद एक बार फिर विकेंद्रीकरण की स्थिति आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर्ष के समय में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। पहली सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, अभी तक 6ठी सदी ईसा पूर्व से लेकर के गुप्त काल तक जो उत्तर भारत का प्रशासनिक राजनीतिक राजधानी केंद्र था पाटलिपुत्र, अब वो कन्नौज बन चुका था। अब युद्ध मैदान, युद्ध का केंद्र, राजशासन का केंद्र, प्रशासनिक केंद्र क्या हो चुका था? कन्नौज। दूसरी महत्वपूर्ण स्थिति, जो मौर्य पूर्व से पहले भूमिदान के माध्यम से सामंती व्यवस्था की प्रक्रिया आरंभ हुई थी, हर्ष के समय तक आते आते वो अब प्रशासनिक व्यवस्था का भी, सामाजिक व्यवस्था का भी एक अंग बन गई। सामंतों के अधीन युद्ध होना लगा, कर्मचारी अधिकारियों को भी भूमिदान दिया जाने लगा। धीरे धीरे सामंतवाद ने अर्थव्यवस्था, समाज और प्रशासनिक व्यवस्था को अपनी पकड़ में जकड़ लिया। बहुत महत्वपूर्ण इस समय की घटना। तीसरी, यह अंतिम ऐसा शासक था जिसने एक सूत्र में बांध करके पुनः एक केंद्रीकृत राज्य को स्थापित करके और देने का प्रयास किया। इसके बाद पुनः विशृंखलता आएगी, छोटे छोटे राजपूत राज्य स्थापित होंगे और वह आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने में सफलता मिलेगी। खून आक्रमणकारी थे, लेकिन कुषाणों जैसा उन्होंने भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित नहीं कर पाई। कारण उन्हें जूझना पड़ा, किससे? पुष्यभूतियों से, राजपूतों से, प्रतिहारों से, मौखरियों से, और पूरी तरीके से इन्हें शिकस्त मिली और यह भारत में अपना अस्थायी पांव जमा नहीं पाए और भारतीय संस्कृति का एक अंग और हिस्सा बन गए। खून भी सत, कुषाण, यवन पहलों की तरह भारतीय समाज के एक अंग बन गए। इस समय हर्षोत्तर काल की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्नौज। कन्नौज के उत्कर्ष के कारण हर्ष के पश्चात कन्नौज और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष थोड़ा सा समझ लीजिए। उस समय की राजनीतिक, आर्थिक, तात्कालिक गतिविधियों का परिणाम था कन्नौज का उत्कर्ष।
सबसे महत्वपूर्ण आप जानते हैं, चाहे कलिंग पे आक्रमण की बात हो, चाहे मगध के उत्कर्ष की बात हो, चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन के उदय की बात हो, चाहे कन्नौज के विकास की बात हो, सबके पीछे मूल कारण क्या था? अर्थ। गजनवी के आक्रमण के पीछे मूल कारण क्या था? अर्थ, पैसा, अर्थव्यवस्था। इसके भी पीछे जो मूल कारण था वो अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि यह है कन्नौज जो है गंगा यमुना के दोआब में पड़ता था। वो पूरा बेल्ट सिर्फ उपजाऊ नहीं था एग्रीकल्चर दृष्टि से, अपितु धीरे धीरे वो व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा था। यहां पर शासन करते हुए पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण था, निरंतर पश्चिम से आक्रमण के खतरे बढ़ रहे थे और कन्नौज पर रहते हुए आने वाले इन हूण आक्रमणों को और आसानी से रोका जा सकता था। तो अर्थव्यवस्था भी कारण थी, वाह्य आक्रमण भी कारण था। उस समय की परिस्थिति, उस समय हर्ष जो थानेश्वर का राजा था, जो कन्नौज केंद्र में आया अपनी बहन के बाद, तो उसने अपना मुख्य केंद्र कन्नौज को बनाया, तात्कालिक कारण था। और चूंकि हर्ष एक महान सम्राट के रूप में जाना गया, साम्राज्य विस्तार किया, इसलिए हर्ष के बाद कन्नौज पर अपनी सत्ता स्थापित करना उस समय का क्या हो गया? प्रतिष्ठा की बात हो गई। हर कोई शासक अगर उत्तर भारत का महाराजा बनना चाहता है, हर्ष ने भी कौन सी बात धारण की थी? महाबलाधिकृत की, महासम्राट की। ये सामंतवादी विरुद्ध जो धारण कर रहा था, अगर वो स्थिति प्राप्त करना था तो कन्नौज पर उसे अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करनी होती। अर्थात धीरे धीरे पाटलिपुत्र की जगह पर कन्नौज उत्तर भारत का मुख्य राजनीतिक केंद्र हो गया, गढ़ हो गया। अगर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना है उत्तर भारत में, उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ निर्विवादित राजा बनना है, तो कन्नौज को अपने अधीन करना होगा, कन्नौज पर सत्ता स्थापित करनी होगी। जैसे कभी पाटलिपुत्र पर हुआ करता था, वैसे दिल्ली के उदय के पूर्व, इसके बाद केंद्र क्या बन जाएगा? दिल्ली। चौहानों के समय में चौहानों ने जब तोमरों से दिल्ली छीन ली और ढिल्लिका के रूप में प्रसिद्ध दिल्ली का विकास किया, तो कन्नौज का स्थान किसने ले लिया? दिल्ली ने, ढिल्लिका ने ले लिया। लेकिन उससे पहले मुख्य केंद्र कन्नौज ही रहा। हर्ष के बाद कन्नौज की मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, दो बातें मिलती हैं। हर्ष बिना संतान के इसकी मृत्यु हुई थी, इसके पुत्रों की हत्या इसी के समय में कर दी गई थी। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अचानक अर्जुन नामक एक अयोग्य, कामचोर और उदंड शासक की उपस्थिति दिखाई देती। कौन? अर्जुन। उसी समय माना जाता है कि चीन के दूत हर्ष के दरबार में आए, क्योंकि हर्ष ने भी अपना दूत भेजा था। चीन के दूत अर्जुन के दरबार में आए और अर्जुन ने उन दूतों के साथ दुर्व्यवहार किया। वो दूत वापस गए चीन, शिकायत की अर्जुन की। चीन के शासक ने तिब्बत के सेनापति को आदेश दिया कन्नौज पर आक्रमण करने का, और पांचाल तिब्बत के नरेश और सेनापति ने कन्नौज पर आक्रमण किया, अर्जुन को पकड़ ले गए, वहां की जेलों में डाल दिया। इसके बाद क्या हुआ इसका इतिहास मिलता नहीं है। अचानक हर्ष की मृत्यु हो जाती है 647 में। 8वीं सदी, लगभग 715 से लेकर के 35 के बीच में, 25 से लेकर के 35 के बीच में, 8वीं सदी के उत्तर पूर्वार्ध में वाक्पति की एक पुस्तक है गौरवों। वाक्पति ने अपने गौरवों में यशोवर्मन नामक एक शासक की चर्चा की है, जो हर्ष के बाद कन्नौज पर शासन करता हुआ दिखाई देता है। अर्थात हर्ष के बाद शक्तिशाली शासक कन्नौज पर कौन दिखाई देता है? यशोवर्मन। इसकी पूरी जानकारी कहां से मिलती है?
वाकपति के गौरवों से। हाँ, पुस्तक का नाम है गौरवों। वाकपति के गौरवों से जिस यशोवर्मन की बात की सूचना मिलती है वो सिर्फ इतना ही है, उल्का की बात अचानक कुछ समय के लिए कन्नौज पर शासन करते हुए आसपास के क्षेत्रों को जीतता है। और उसके बाद क्या हुआ, उसकी उपलब्धि क्या हुई, कन्नौज का क्या हुआ, कोई उल्लेख साहित्य या किसी स्रोत में मिलता नहीं है। जब यशोवर्मन की सत्ता कन्नौज पर समाप्त हुई, यशोवर्मन से पहले कन्नौज पर, हर्ष की पहले किसकी सत्ता थी, मौखरियों की। जब हर्ष मर गया निसंतान, तो कन्नौज के मौखरियों ने फिर ले लिया सत्ता। तो यशोवर्मन के समय वहां कौन शासन कर रहा था, मौखरी, कन्नौज शासन। और जब गौरव इसी बीच आयुध के शासकों ने वहां कन्नौज मौखरियों से छीन करके अपनी सत्ता स्थापित कर ली। आयुध वंश लगभग 750 पौने 800 ईस्वी के आसपास कन्नौज पर यशोवर्मन की समाप्ति के पश्चात आयुध वंश के शासक शासन कर रहे थे। और इसी आयुध वंश के समय में ही भारत में हर्षोत्तर काल में 3 शक्तियां उदित हुई। पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट। यही तीनों शक्तियां कन्नौज के लिए लड़ने लगी और इतिहास में उसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। आने वाले 200 वर्षों तक इन शक्तियों ने महत्वपूर्ण युद्ध संग्राम मल्ल का केंद्र बना दिया। किसे, कन्नौज। अगला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिपक्षीय। ये पूछा जाएगा मेंस में भी, इसे आप लोग जान लीजिए। त्रिपक्षीय संघर्ष कई चरण चला, त्रिपक्षीय संघर्ष। इन त्रिपक्षीय संघर्ष ये कन्नौज है, यहां कौन है, आयुध वंश। इसमें 2 शासक हैं, इंद्रायुध और चक्रायुध। दोनों आपस में संघर्ष कर रहे हैं गद्दी पर बैठने के लिए। हर्ष की सत्ता समाप्त हो चुकी है। राजस्थान और गुजरात में गुर्जर और प्रतिहार सत्ता आ गई है। दक्षिण में राष्ट्रकूट सत्ता आ गई है। और बिहार और बंगाल में पूरब में पाल सत्ता आ गई है। ये तीनों कन्नौज पर आक्रमण करेंगे और अपने प्रभाव प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। परिणाम क्या होगा, त्रिपक्षीय संघर्ष। हर्ष के बाद की कन्नौज की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना क्या है, त्रिपक्षीय संघर्ष। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में 3 शक्तियों ने भाग लिया। एक प्रतिहार में, दूसरा पाल में और तीसरा राष्ट्रकूट में। तीनों को विषय में थोड़ा थोड़ा जानिए। प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था, वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष में जिन शासकों ने भाग लिया वो वत्सराज थे, नागभट्ट द्वितीय थे, रामभद्र थे, मिहिर भोज थे, महेंद्रपाल और महिपाल थे। दूसरा पाल वंश। इस वंश का संस्थापक गोपाल था। जिस शासकों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया उनमें धर्मपाल था, देवपाल था, नारायण था। तीसरा राष्ट्रकूट का संस्थापक दंतदुर्ग था। दंतदुर्ग ने
दक्षिण में बादामी के चालुक्यों को समाप्त करके अपनी सत्ता स्थापित की थी। लेकिन जिन शासकों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया उसमें ध्रुव था, कृष्ण था, गोविंद था, इंद्र तृतीय था। ध्रुव घारावर्ष, गोविंद तृतीय और लास्ट में इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय, इन तीनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की राष्ट्रकूटों में। प्रतिहारों के उदय के पूर्व इन राजपुताना और गुजरात क्षेत्रों में हर्ष की सत्ता हुआ करती थी। ये हर्ष के पुष्यभूतियों के सामंत थे और गुर्जर प्रतिहारों ने बाद में अपनी सत्ता कहां स्थापित की? कन्नौज में। अंतिम रूप से कन्नौज पर किसकी सत्ता स्थापित हुई? गुर्जर और प्रतिहारों की। और गुर्जर प्रतिहारों के अधीन उत्तर भारत में एक विशाल राज्य स्थापित हुआ। जब इनके साम्राज्य का विघटन हुआ तो उनकी जगह पर छोटे छोटे राजपूत राज्य आ गए। ऐसे जब पालों का विघटन हुआ, पाल सत्ता का विघटन हुआ, तो उनकी जगह पर पूरब में सेन वंश आ गए। विजय सेन ने समाप्त कर दिया पालों को। रामपाल के बाद कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं रहा। ऐसे राष्ट्रकूटों ने हटाया था बादामी के चालुक्यों को, कीर्ति वर्मन को मार करके हटा करके दंतदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। लेकिन वेंगी के चालुक्यों ने, तैलप ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क को हटा करके वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना कर दी। हर्ष के बाद लगभग 750 पौने 800 से लेकर के 950 तक, 200 वर्षों तक, 150 से 200 वर्षों तक उत्तर भारत में इन तीन शक्तियों ने मल्ल युद्ध किया, त्रिपक्षीय संघर्ष किया कन्नौज के लिए। और अंत में इस मल्ल युद्ध में जीता कौन? प्रतिहार। ये कई चरण का युद्ध हुआ, 5 चरण में ये युद्ध हुए। पहले चरण में हम लोग चर्चा करेंगे एक एक। पहला चरण और अंतिम चरण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कैसे कैसे इसमें संघर्ष चल रहा है थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है, कोई खास नहीं है। पहले एक एक के विषय में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। प्रतिहार, जिस समय गुप्तों की सत्ता का अंत हो रहा था, पुष्यभूतियों का उत्कर्ष हो रहा था, माना जाता है ये प्रतिहार ये लोग ये कहते हैं ये विदेशी थे। ये अपने आप को राजपूत कहते हैं। राजपूत के जो अग्नि कुंड सिद्धांत है उसमें इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। लेकिन ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये हूणों के साथ बाहर से आए हुए एक विदेशी थे, जिन्होंने हूणों के बाद धीरे धीरे अपनी सत्ता का विकास कर लिया, अर्थात इन्हें विदेशी माना जाता है। जैसे सगमुरंड हूणा है उसे गुर्जर प्रतिहार है। लेकिन जो प्रतिहार थे वो खुद को राम के छोटे भाई लक्ष्मण जो द्वारपाल प्रतिहार का काम करते थे, अपने आप को उस वंश से जोड़ते थे। इस वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र नामक व्यक्ति था, जो पूरी तरीके से अधीनस्थ शासक था गुप्तों का। बाद में धीरे धीरे किसके अधीनस्थ हो गए? वर्धन वंश, पुष्यभूतियों के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब पुष्यभूत वंश कमजोर हो गया, कन्नौज के शासक वर्धन वंश का अंत हो गया, तो उस वंश के नागभट्ट प्रथम ने, किस वंश के? गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट प्रथम ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और प्रतिहार सत्ता को गुजरात और राजपुताना में स्थापित कर दिया। कौन पहला शासक महत्वपूर्ण था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम हूण शासक, हूणों को पराजित करने वाला माना जाता है, ताकतवर शासक था। इसके बाद गद्दी पर शक्तिशाली शासक बैठा वत्सराज। उसने अधूरे काम को पूरा किया, लेकिन त्रिपक्षीय संघर्ष इसी को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, वत्सराज को। वत्सराज के बाद गद्दी पर बैठा नागभट्ट द्वितीय, वे भी बहुत शक्तिशाली ताकतवर शासक था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेते हुए समकालीन शासकों को बुरी तरीके से परास्त किया। इसके बाद गद्दी पर बैठा रामभद्र। रामभद्र कमजोर और
सक्षम शासक था। इसी के समय मौका मिल गया फिर पालों को, राष्ट्रकूटों को, अर्थात प्रतिहार कमजोर पड़ गए। रामभद्र के बाद गद्दी पर बैठा मिहिर भोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ताकतवर शक्तिशाली शासक। कौन? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने समकालीन शासकों को हराया। इसके सिक्के आज 12 के सिक्के मिलते हैं इसके। सुलेमान इसकी भूर भूर प्रशंसा करता है। सुलेमान पालों के समय में आया था, पर समकालीन प्रतिहार शासक मिहिर भोज की भूर भूर प्रशंसा करता है। इसके समय में राष्ट्रकूट दक्षिण के कामों में लग गए, अपने व्यक्तिगत कामों में लग गए, और मौका पाकर किसने मालवा पर कब्जा कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली मिहिर भोज ने। अर्थात इसके बाद प्रतिहारों की राजधानी क्या हो गई? कन्नौज। मिहिर भोज के बाद दो शक्तिशाली और शासक थे, महेंद्रपाल और महीपाल। महेंद्रपाल का राज्य हर्षवर्धन के राज्य से ज्यादा बड़ा था। मिहिर भोज के समय जो मालवा तक जीता गया था, पंजाब से लेकर के बिहार मगध तक के क्षेत्र उसके राज्य में आते थे, और कश्मीर से लेकर के दक्षिणा पथ तक उसके राज्य में आते थे महेंद्रपाल के। महेंद्रपाल के राज्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा परीक्षा में, इसके दरबार में राजशेखर रहते थे, जिन्होंने विद्धशाल भंजिका, बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, बहुत सारी किताबों की रचना की। राजशेखर। और इसके बाद महीपाल गद्दी पर बैठा। इस समय तक कन्नौज पूरी तरीके से इनके अधीन हो चुकी थी। एक बार कृष्ण तृतीय ने विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन फिर यह उन्हीं के पास चला गया कन्नौज, और इस्लामिक आक्रमण तक महीपाल के बाद जो उनके अधीनस्थ छोटे छोटे सामंत थे, उन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर दी। कमजोर प्रतिहार शासकों के सामने समय में चौहानों ने राजस्थान छीन लिया, चालुक्यों ने गुजरात छीन लिया, तोमरों ने दिल्ली छीन ली, चंदेलों ने बुंदेलखंड छीन लिया, गहरवालों ने अर्थात प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार की सत्ता का क्या होने लगा? जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय राज्यपाल शासन कर रहा था। जब कन्नौज पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया लगभग 1017-18 के आसपास, तो राज्यपाल छोड़कर के भाग गया मैदान, लड़ा ही नहीं। कन्नौज को खूब लूटा गजनवी ने, मंदिरों को तोड़ा। इससे उसके बगल में जो चंदेल शासक था गंड, उसका बेटा जो था विद्याधर, बहुत नाराज हुआ, और विद्याधर ने आक्रमण करके राज्यपाल को मार डाला। कहा मुंह दिखाते हो, पीठ दिखाते हो विदेशी आक्रमणकारी के सामने। राज्यपाल को मार दिया। कहने के लिए नाम मात्र का त्रिलोचन पार गद्दी पर बैठा। कुछ समय के लिए यशपाल भी था, लेकिन यह जो काशी के राजा के रूप में प्रसिद्ध इलाहाबाद से काशी में शासन कर रहे थे गहड़वाल, उन गहड़वालों की निगाह कन्नौज पर टिकी हुई थी। आगे बढ़कर के उन्होंने यशपाल से छीन ली कन्नौज, और वहां किसकी सत्ता स्थापित हो गई? गहड़वालों की। जब गोरी ने आक्रमण किया था भारत पर, तो अर्थात इस तरीके से हरिश्चंद्र के उस वंश को जो नागभट्ट ने स्वतंत्र किया था, महेंद्रपाल महीपाल के समय में जो चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था, वह अंत में कन्नौज गहड़वालों के हाथ में चला गया। और गोरी के बाद जब चंदावर के युद्ध में जयचंद को परास्त करके मोहम्मद गहड़वाल सत्ता को चोट पहुंचाई, तो कहने के लिए नाम मात्र के लिए कुछ समय तक इसके बेटे हरिश्चंद्र के हाथ में सत्ता तो थी, और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गढ़वालों को हटा करके तुर्की राज्य की स्थापना कर दी।
प्रतिहारों का सत्ता इतिहास से मिट गया। ऐसे पाल आप जानते हैं, जैसे जैसे गुप्त सत्ता का अंत होता गया, वैसे वैसे उनकी जगह पर छोटी छोटी सामंती राजपूत शक्तियां उदित होती गईं, सामंती शक्तियां उदित होती गईं। उन्हीं सामंती शक्तियों में इनके पतन के बाद आप जानते हैं बंगाल में गौड़ वंश स्थापित हुआ, और गौड़ शासक शशांक ही हर्ष का समकालीन था। जब तक शशांक जीवित रहा तब तक हर्ष उस पर अपनी कब्जा नहीं स्थापित कर पाया। हर्ष की मृत्यु के बाद, गौड़ की शशांक की मृत्यु के बाद हर्ष की कब्जा हुआ। हर्ष की मृत्यु के बाद पुनः एक बार गौड़ अर्थात बंगाल अव्यवस्था और मत्स्य न्याय का शिकार हो गया, बिना राजा का हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा अगला पॉइंट। तब ये लगभग 750 ईस्वी की घटना है। तब लगभग 750 ईस्वी में बंगाल की गौड़ की जनता ने, नागरिकों ने मिलकर के एक योग्य व्यक्ति को उस गद्दी पर बैठाया, बंगाल का शासक बनाया, राजा बनाया। दो ही व्यक्ति जनता द्वारा बनाए गए हैं, एक पालवंशी नंदीवर्मन और एक पालवंशी गोपाल, और दूसरा मैंने क्या बताया था, पल्लव वंशी नंदीवर्मन। दो चुने गए हैं। तो जनता ने चुना गोपाल को। 750 से लेकर के इस वंश ने सेनों के आगमन तक लगभग 1100 ईस्वी तक उत्तर भारत में पाल वंश ने उस राजनीतिक रिक्तता को दूर करते हुए धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, रामपाल जैसे महत्वपूर्ण और ताकतवर शासक दिए, जिन्होंने पूरे बिहार और बंगाल पर एक सूत्र केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की। बौद्धों की महायान शाखा की वज्रयान का विकास किया। विक्रमशिला, सोमपुरी, ओदंतपुरी जैसे विश्वविद्यालयों का विकास किया। यहीं के पढ़े हुए, विक्रमशिला के पढ़े हुए श्री ज्ञान, अतिज्ञान जैसे लोगों ने बौद्ध मतों का तिब्बत में, पूरब में प्रचार और प्रसार किया। इस पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। गोपाल के बाद 770 ईस्वी के आसपास 20-25 साल के बाद धर्मपाल गद्दी पर बैठा, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ, जिसे कवि शोधर ने उत्तरापद स्वामिन कहा है। और बंगाल के शासक बनने के बाद धर्मपाल ने उसकी बिहार तक उसका विस्तार किया। उसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया। धर्मपाल ने, माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं सोमपुरी का भी विस्तार बिहार इसी समय हुआ था, जो गोपाल के समय में चल गया था। फिलहाल धर्मपाल की सबसे महत्वपूर्ण कार्य त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेना है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। धर्मपाल के बाद सबसे योग्य, सबसे शक्तिशाली और इस वंश, पाल वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक गद्दी पर बैठा देवपाल। देवपाल ने समकालीन प्रतिहार शासक को परास्त करके और इलाहाबाद तक के क्षेत्रों पर अपनी कब्जा स्थापित कर ली थी। रामभद्र को हरा करके कुछ समय के लिए कन्नौज पर भी कब्जा स्थापित कर लिया था। राजपूतों को हरा करके माल। मोस्ट इंपॉर्टेंट देवपाल के बारे में पूछा जाएगा। जितना राजनीतिक उपलब्धि उसकी है उतना सांस्कृतिक उपलब्धि भी है। बौद्ध धर्म को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया देवपाल ने। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बोलने वाला हूं, अगला पॉइंट। दक्षिण पूर्व एशिया था, इंडोनेशिया जिसे श्रीविजय कहा जाता था, वहां का शासक था शैलेंद्र वंशी बालपुत्र देव। और उस शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने देवपाल से अनुरोध किया नालंदा में एक बौद्ध ग्राम, बौद्ध मंदिर बनाने का, और उसे 25 गांव दान देने का अनुरोध किया, विनय किया। उसकी बात को देवपाल ने माना। देवपाल के बाद
सत्ता का कमजोर होना शुरू हुआ। नारायण पाल और विग्रह पाल गद्दी पर बैठे और ये बहुत कमजोर थे। इसका लाभ उठाया प्रतिहार और बिहार के क्षेत्रों को उन्होंने जीत लिया। महेंद्र पाल के समय में पाल सत्ता सिकुड़ चुकी थी। वहीं बंगाल के आसपास मगध तक के क्षेत्रों पर प्रतिहारों की सत्ता स्थापित हो चुकी थी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं। 1008 के आसपास पाल वंश में एक प्रतापी शासक फिर पैदा हुआ, महीपाल प्रथम। इसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। किसे? महीपाल प्रथम को, क्योंकि इसने फिर एक बार खोई हुई पालों की शक्ति को वापस लाने का प्रयास किया। एक बार फिर उसे व्यवस्थित करने का प्रयास किया। किसने? महीपाल ने। इसके समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाएंगी। पहली तो उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, दूसरी बार जो बोलूंगा उसे लिख लीजिएगा, वो पूछी जाएगी। पहला महत्वपूर्ण घटना था जिस समय वो गद्दी पर बैठा था, गजनवी ने उत्तर भारत में तांडव मचाया। हिंदू शाही वंश को समाप्त करके लाहौर पर उसने गजनवी वंश सत्ता की स्थापना कर दी। कन्नौज और कालिंजर को रोकता संपत्ति लूट कर लेकर के गजनी गया। उस समय पाल वंश का कौन शासक गद्दी पर था? महीपाल। अगला जो पूछा जाएगा वो बोलने वाला हूं, उसे आप नोट करिए। पाल वंश के द्वितीय संस्थापक महान शासक देवपाल के बाद सर्वश्रेष्ठ शासक महीपाल के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना, चोल वंशी प्रतापी शासक, सर्वश्रेष्ठ शासक राजेंद्र प्रथम ने पहली बार उत्तर भारत में आक्रमण किया, बंगाल पर आक्रमण किया। उसकी सेनाएं गंगा तक पहुंची और गंगा जल लेकर के बंगाल को परास्त करके राजेंद्र प्रथम ने चोल शासक जो तमिलनाडु धारण की। जिस समय बंगाल का उसने रौदा बंगाल को पदार्थ किया, इसमें चोल प्रथम ने गंगा कोंड चोल प्रथम की उपाधि। उस समय पाल वंश का कौन शासक गद्दी पर था? महीपाल। वापस गया वहां, गंगा कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया, बंगाल विजय की पताका की। महीपाल प्रथम के बाद फिर धीरे धीरे पाल सत्ता का विघटन आरंभ हो गया। आपने देखा गजनवी के आक्रमण के समय कौन था यहां, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, क्योंकि गजनवी तो कालिंजर से आगे बढ़ा ही नहीं था, मथुरा तक ही बढ़ा था, मथुरा को लूटा था उसने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वंश का अंतिम प्रतापी शासक हुआ है रामपाल। ये 1025-26 की बात है। रामपाल लगभग 1106-7-8 के आसपास रहा होगा। इसकी सत्ता का फिर विघटन शुरू हो जाता है। इस वंश का अंतिम प्रतापी शासक था रामपाल। उसका एक दरबारी कवि था संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी ने एक पुस्तक लिखी है रामपाल चरित। उस रामपाल चरित में संध्याकर नंदी ने अपने आप को कलयुग का कालिदास कहा है, वाल्मीकि कहा है, और रामपाल को कलयुग का राम कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी रामपाल के समय में संध्याकर नंदी के रामचरित से पता चलता है कि कैवर्तों का विद्रोह हुआ। कैवर्त मछुआरों की जाति थी बंगाल में, और जिसने पालों की सत्ता का विघटन कर दिया। कैवर्तों के इस बार बार होने वाले विरोध और प्रतिरोध को पाल सत्ता सहन नहीं कर पाया। परिणाम क्या हुआ? पाल सत्ता भरभरा करके ढह गया, और कमजोर नारायण पाल, विग्रह पाल, रामपाल जैसे कमजोर शासक जो और बाद में हुए, उन्हीं की जगह पर अपने आप को ब्रह्मक्षत्र कहने वाले लट्टूर के सेन वंश का उदय हुआ, और सेनों ने धीरे धीरे बंगाल से पालों की सत्ता का अंत कर दिया।
और विजय सेन जो देवपाड़ा अभिलेख से पता चलता है, जिसने विजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण कराया था, पालों की जगह पर बंगाल में सेन वंश की स्थापना कर दी। जिस समय गोरी ने आक्रमण किया भारत पर, उस समय बंगाल पर किसकी सत्ता थी? लक्ष्मण सेन, सेन वंश के लक्ष्मण सेन। उसी गोरी का एक सेनापति, जैसे कुतुबुद्दीन उसका सेनापति था, कुबाचा उसका सेनापति था, एलदौज उसका सेनापति था, वैसे उसी गोरी का एक सेनापति था बख्तियार खिलजी। और उसी बख्तियार खिलजी ने, इंपॉर्टेंट, बख्तियार खिलजी ने एक व्यापारी के वेश में बिहार और बंगाल पर आक्रमण किया। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय पर आगे बढ़ते विक्रमशिला तुर्कों का प्रवेश आरंभ करा दिया। इस तरीके से हर्षोत्तर काल में उदित हुए गोपाल के वंश का अंत हो गया। ऐसे ही साउथ में एक सत्ता का उदित हुआ था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रकूट। इन्हें राष्ट्रकूट के नाम से जाना जाता है। यह राष्ट्रकूट, ये जो राष्ट्रकूट थे, इंपॉर्टेंट, ये जो राष्ट्रकूट थे, ये मूल रूप से वादामी के चालुक्यों के सामंत थे। वादामी के चालुक्यों के सामंत थे ये। कीर्तिवर्मन के समय में उसी का एक सामंत दंत दुर्ग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी, मान्यखेत को अपनी राजधानी बना करके अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट पूछा जाएगा, इस दंत दुर्ग ने उज्जैन में एक हिरण्यगर्भ यज्ञ का अर्थात अब प्रतिहारों की सत्ता का विघटन हो रहा था। मालवा पर उनकी सत्ता समाप्त हो रही थी, राष्ट्रकूटों की सत्ता का विकास हो रहा था। दंत दुर्ग के बाद जिस वंश का प्रतापी शासक हुआ ध्रुव, पहले हुआ था कृष्ण प्रथम, यह उतना महत्वपूर्ण शासक नहीं था। कृष्ण प्रथम के बाद कौन आया? ध्रुव, जिसे ध्रुव घाराभर्ष के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूटों की सत्ता चालुक्यों के सभी क्षेत्रों को जीत करके, बेंगी के चालुक्यों को हरा करके, दक्षिण के राष्ट्रिकों को हरा करके, पल्लवों को क्रांति के हरा करके और विशाल राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की। इसी ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। किसने? ध्रुव घाराभर्ष ने। इसने समकालीन प्रतिहार शासक वत्सराज को हराया, आगे राष्ट्रकूटों को स्थापित कर दिया, जिसने उत्तर भारत की राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया। राष्ट्रकूट ऐसी पहली ताकत थे जो उत्तर भारत के राजनीतिक मामलों में इंटरफियर किए। पूछा जाएगा, निश्चित पूछा जाएगा। एक बात बता दूं, जो मैं बीच बीच में आपसे कहता हूं, लिख लीजिए, पूछा जाएगा। आप उन्हीं पॉइंटों को यदि आप लिख लें तो 4 परीक्षाएं आप बिना किसी टिक करने वाली वनडे वैकल्पिक परीक्षाओं को आप अपने आप पास कर लेंगे। हायर एजुकेशन की अगर देना हो आपको, प्रोफेसर की, दूसरा यदि आपको जेआरएफ की परीक्षा देनी हो या आपको पीजीटी टीजीटी की परीक्षा देनी हो, मैंने जितना बोला है यदि इतिहास में आप उसे नोट कर लें तो मैं बता रहा हूं कि टॉप पे आप रहेंगे उस परीक्षा में। उसके इधर कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, आसपास की वही चीजें पूछी ही जाएगी। तो प्रीलिम्स के लिए उन सारे फैक्ट सफिशिएंट हैं आपके लिए, किसी भी वनडे परीक्षा के लिए। उन चीजों को जरूर आपको कम से कम पॉइंट ही लिख लें कि घर पर जाकर के किताब देखते हुए उस समय उस पर केंद्रित हो जाए। ध्रुव घाराभर्ष के बाद जो प्रतापी शासक हुआ है इस वंश का महत्वपूर्ण, उसे गोविंद तृतीय के नाम से जाना जाता है।
गोविंद के समय में भी राष्ट्रकूट एक बार शक्तिशाली हुए और उन्होंने समकालीन सत्ताओं शासकों को हरा करके और अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया। गोविंद के पश्चात अमोघ वर्ष हुआ और अमोघ वर्ष ने जो राष्ट्रकूट शासक हुआ सांस्कृतिक विकास किया। ये जैन मत का पोषक था, जैन धर्म का समर्थक था। महावीराचार्य जिनसेन इसके दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि इसने एक बार देवी को खुश करने के लिए अपनी उंगली ही काट करके चढ़ा दी थी। किसने? अमोघ वर्ष ने। इस समय उत्तर भारत में सिर्फ पाल और प्रतिहार आपस में लड़ रहे थे। इसके बाद कुछ समय के लिए इंद्र तृतीय चतुर्थ ने किया हस्तक्षेप, फिर कृष्ण ने किया, लेकिन इस समय तक आते आते प्रतिहार कन्नौज पर स्थापित हो चुके थे और मालवा उनसे छीन चुके थे प्रतिहार। अब वो ऊपर अपने मतलब नीचे से वेंगी के चालुक्य उनके ऊपर आक्रमण करने लगते थे, पूरब से पल्लव उनके ऊपर आक्रमण करने लगते थे। इसलिए वो उत्तर में टिक नहीं पाते थे, भाग के चले जाते थे। उसका लाभ प्रतिहारों ने उठाया और कन्नौज पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर ली। राष्ट्रकूट जब कमजोर पड़े, खोडिक्की के समय तक आते आते कल्याणी के चालुक्यों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। पहले बेंगी के चालुक्यों से संघर्ष कर रहे थे, अब कौन चालुक्य आ गए? कल्याणी के चालुक्य। और उन्हीं कल्याणी के चालुक्यों में से प्रतापी शासक तायलखष्ट था, छठवां था। तायलखष्ट ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्ब को परास्त करके राष्ट्रकूट सत्ता का अंत कर दिया और वहां कल्याणी के चालुक्यों ने अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर दी। इस प्रकार हर्ष की सत्ता के विघटन के बाद उत्तर भारत में 3 शक्तियों का विकास हुआ। पश्चिम में प्रतिहार, पूर्व में पाल, दक्षिण में राष्ट्रकूट। इन तीनों ने कन्नौज के लिए आपसी संघर्ष किया, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है और अंत में यह गुर्जर और प्रतिहारों के हाथ में चला गया, आ गया। कई चरण का संघर्ष इसमें हुआ। थोड़ा सा इसे समझ लें। इसके बाद, क्योंकि कभी कभी मेंस में भी पूछ लिया जाता है, त्रिपक्षीय संघर्ष, दशा, कारण, पक्ष, महत्वपूर्ण पक्ष, घटना और चरण, शासक और अंतिम दशा। इसमें कुछ चीजें महत्वपूर्ण हुई। पहला महत्वपूर्ण यह हुआ कि राष्ट्रकूट साउथ की ऐसी पहली शक्ति हुई जिसने उत्तर भारत के राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर की। एक घटना यह घटी। दूसरी यह घटना घटी महत्वपूर्ण इस समय, एक तो इन्होंने उस मामले में हस्तक्षेप किया। दूसरी महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि एक बार फिर हर्ष के बाद जो कन्नौज ही महत्वपूर्ण केंद्र आपस में बन गया और उसके लिए शक्तियां आपस में लड़ना आरंभ कर दे रही राष्ट्रकूटों की। जिस समय त्रिपक्षीय संघर्ष था उसकी दशा मैंने बता दिया है। दशा का मतलब उस समय भारत की क्या स्थिति थी? कन्नौज में अव्यवस्था की स्थिति थी। यशोवर्मन के बाद आयुध वंशी 2 कमजोर शासक शासन कर रहे थे, इंद्रायुध और चक्रायुध, और उन्हीं इंद्रायुध और चक्रायुध के पारस्परिक फूट का लाभ स्थानीय क्षेत्रीय शक्तियां उठा रही थी और कन्नौज पर अपनी सत्ता, अपना बल आजमाने का प्रयास इन्होंने किया। यह कन्नौज में इस समय आयुध वंशी
इंद्रायुध और चक्रायुध। यहां पाल है, यहां राष्ट्रकूट है और यहां प्रतिहार है। राजपुताना और गुजरात में प्रतिहार। विषम परिस्थिति। कारण क्या था? कारण आप जानते हैं, उत्तर भारत में यदि शासक बनना है तो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करना होगा। जिन कारणों से कन्नौज का विकास हुआ था, कन्नौज का क्या नाम था? महोदय नगर। विकास हुआ था अर्थात आर्थिक कारण भी था, वो सामंजस्य स्थापित करना भी था, पश्चिम के आक्रमणों को रोकना भी था और व्यापारिक विकास भी था। उस समय जो महत्वपूर्ण मार्ग जाते थे, चाहे लाहौर, सुनावगांव, पेशावर तक जाता हो, चाहे वो प्रयागराज तक आता हो, चाहे वो कलिंग जा रहा है, चाहे वो महोदय नगर चल जा रहा है, अर्थात मुख्य व्यापारिक केंद्रों पर उसका केंद्र था। अभी भी आप जानते हैं जो मुख्य जीटी रोड है, जो मौर्यों के समय की बनी हुई है, जो उस समय सोनार गांव से पेशावर तक जाती थी, पुरुषपुर तक जाती थी, कन्नौज उसी पर पड़ रहा था। तो इस प्रकार एक प्रकार से वह परिवहन, व्यापार और उनके केंद्र में हुआ करता था। इस कारण से उस पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास हुआ। सबसे बड़ा कारण था उस समय वहां कमजोर अक्षम शासक थे, आसानी से उस पर कब्जा स्थापित किया जा सकता था, इसलिए उस पर सत्ता स्थापित करने का प्रयास हुआ। जो पक्ष थे, तीन पक्ष थे, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तीन पक्षों ने इसके लिए संघर्ष किया। ये घटना और चरण जान लीजिए, जिसमें से कई चरण हुए तो तीन चरण इंपॉर्टेंट ज्यादा हैं। इन तीन चरणों को, पहला चरण जिस समय यहां इंद्रायुध गद्दी पर था, यहां वत्सराज था, यहां धर्मपाल था और यहां ध्रुव था। शुरुआत किया वत्सराज ने। वत्सराज ने आक्रमण किया कन्नौज पर और उसने इंद्रायुध को गद्दी पर बैठाया। इंद्रायुध को गद्दी पर बैठाया, यह बात पाल को पची नहीं, उसे पचा नहीं पाया। धर्मपाल ने तुरंत आक्रमण किया। जैसे ही आक्रमण किया, पलट करके वत्सराज और धर्मपाल के बीच में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, जिसमें वत्सराज ने धर्मपाल को हरा दिया। धर्मपाल बेचारा मुंह गिराए हुए कर लिया इसमें, और उसने आगे बढ़कर के वत्सराज, जिसने धर्मपाल के दोनों राज छत्र छीने थे, उसको हराया। उसके वो भी दोनों राज छत्र छीन लिए, उसका भी राज छत्र छीन लिया। ध्रुव इतने से ही नहीं ना, इनको तो हराया, नीचे चलाया। पहला चरण समाप्त। कौन शक्तिशाली हुआ? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट रहे। जब दूसरा चरण आया, यहां वत्सराज के बाद नागभट्ट आए। वत्सराज के बाद नागभट्ट आए और वहां धर्मपाल यहां अपने राजनीतिक मामले अब, लेकिन यहां शक्तिशाली शासक है नागभट्ट। नागभट्ट ने पूरी तरीके से परास्त किया धर्मपाल को। रौदा क्लास में नहीं फोन करना चाहिए। मैं जान रहा था, उठाना ही नहीं चाहिए था। तो भूल गया। दूसरा चरण बता रहे थे आप, नागभट्ट के साथ पास हो रहा है। दूसरे चरण में नागभट्ट और पाल और पाल के बीच चला। तीसरा चरण इंपॉर्टेंट है। तीसरे चरण में यहां गोविंद आ गया। राजपूत शासक में गोविंद आ गया और यहां धर्मपाल की जगह पर देवपाल आ गया और आ गया, कमजोर शासक आ गया।
ऐसी स्थिति में आक्रमण इधर से हो रहा है, गोविंद ने आक्रमण करके सब चौपट कर दिया। फिर उसने हराया दोनों शासकों को और फिर राष्ट्रकूटों की प्रभुसत्ता स्थापित की और वापस चला है। तीसरे चरण में भी कौन प्रभावी रहे? राष्ट्रकूट। जो चौथा चरण चल रहा है, यह करके कन्नौज पर अपनी सत्ता स्थापित कर लिया। रामभद्र के बाद यहां आ गए और मिहिर भोज ने देवपाल को भी हराया। ये कमजोर हो रहे थे राष्ट्रकूट, या अमोघ वर्ष था, अमोघ रहने का लाभ उठाया। मिहिर भोज ने मगध तक कब्जा कर लिया, कन्नौज को राजधानी बना दिया। और राष्ट्रकूट उत्तर भारत के मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे थे? मालवा के लिए। यहां किसकी सत्ता थी मालवा पर? प्रतिहारों की। उसको छीनने का प्रयास करते थे राष्ट्रकूट। उस मालवा को फिर प्रतिहारों ने छीन लिया। मिहिर भोज के समय में एक बार फिर इंद्र तृतीय ने आक्रमण किया और मिहिर भोज को बुरी तरीके से हराया। राष्ट्रकूट शासक यह तो सत्ता से बाहर हो गए क्योंकि कमजोर हो गए थे। विग्रहपाल, नारायण पाल जैसे कमजोर शासक थे। कन्नौज पर किसकी सत्ता थी? प्रतिहारों की, मिहिर भोज की। इंद्र तृतीय ने आक्रमण किया और बुरी तरीके से प्रतिहार शासक मिहिर भोज को परास्त किया और कन्नौज पर अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन अपने व्यक्तिगत मामलों में भाग लेने के कारण उसे वापस जाना पड़ा इंद्र को। और फिर मिहिर भोज ने कन्नौज को जीत करके अस्थायी रूप से प्रतिहारों की राजधानी उसे बना लिया। इसके बाद मिहिर भोज के बाद कन्नौज किसके का पास चला गया? प्रतिहारों के पास। राष्ट्रकूट आने वाले 5-6 वंशों तक 913-14 तक उत्तर के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किए। लेकिन जिस समय महेंद्रपाल महिपाल की सत्ता थी उस समय एक बार फिर कृष्ण तृतीय के रूप में उनकी सत्ता जगी और मालवा को छीनने की अभिलाषा बढ़ी। फिर उसने आक्रमण किया और फिर रौदा प्रतिहार सत्ता को, मालवा को फिर छीन लिया। राष्ट्रकूटों ने एक बार प्रतिहार सत्ता सिमट गई कन्नौज के आसपास, लेकिन राष्ट्रकूट अधिक समय तक टिक नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके सामंत मालवा में परमार, यहां चंदेल उनके ऊपर कर रहे थे। गुजरात के जो प्रतिहारों के बाद सबसे ज्यादा तंग कर रहे थे कल्याणी के चालुक्य तैलप। राष्ट्रकूट धीरे धीरे कमजोर होते गए। अंततः महेंद्रपाल के समय तक आते आते में क्या हस्तक्षेप करते? कन्नौज हमेशा हमेशा के लिए प्रतिहारों के पास चला गया। और जब तक गहरवाल प्रतिहारों से कन्नौज नहीं छीना, अर्थात 11वीं सदी तक, तब तक कन्नौज किसके कब्जे में रहा? प्रतिहार। जिस समय गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय कौन शासन कर रहा था वहां पर? राज्यपाल, प्रतिहार वंशी शासक। गजनवी के समय में कौन कर रहा था शासन? प्रतिहार। राज्यपाल, प्रतिहार वंशी शासक। इस तरीके से कई चरण के संघर्ष हुए और उस संघर्ष में अंततः विजय प्रतिहारों को मिली। जिन शासकों ने हिस्सा लिया, अब ये पूछ लिया जाता है, कुछ नहीं, 2-2 लाइन अगर आप लिख देंगे। प्रतिहार जिन शासकों ने भाग लिया उसमें सबसे महत्वपूर्ण थे वत्सराज, नागभट्ट, रामभद्र, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल। पाल वंश में जिन शासकों ने भाग लिया धर्मपाल, देवपाल, विग्रहपाल शासकों ने भाग लिया। और राष्ट्रकूट जिन शासकों ने भाग लिया उनमें ध्रुव, गोविंद, इंद्र, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय। अमोघ घारावस ने भाग नहीं लिया था लेकिन उस समय चल रही थी लड़ाई। और अंतिम रूप से कृष्ण के समय में
कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट शासक था, दंतदुर्ग के बाद गद्दी पर बैठा था, उसी ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। राष्ट्रकूटों ने वादामी के चालुक्यों को क्या बताइए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा है कि एलिफेंटा है, एलोरा गुफा, तो जो कैलाश मंदिर वहां का बना हुआ है वो कृष्ण प्रथम का है। किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट शासक था। तो इस तरीके से हर्षोत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? त्रिपक्षीय संघर्ष। और अंतिम रूप से इस पर किसकी सत्ता स्थापित हुई? प्रतिहारों की। वो तब तक रही, लेकिन महेंद्र पाल के बाद प्रतिहार सत्ता का क्या होने लगा? विघटन। और उस विघटन का परिणाम हुआ छोटे छोटे राजपूत राज्यों का उदय। और कहीं चौहान, कहीं तोमर, कहीं चंदेल। आप जानते हैं जब प्रतिहार सत्ता का विघटन हो रहा है तो दिल्ली पर किसकी सत्ता हो गई? तोमरों की। लाहौर पर किसकी सत्ता हो गई? हिंदू शाही वंश की। गुजरात पर किसकी सत्ता हो गई? नीलवार चालुक्यों की। राजस्थान पर किसकी सत्ता हो गई? चौहानों की। बुंदेलखंड पर किसकी सत्ता हो गई? चंदेलों की। मालवा पर किसकी सत्ता हो गई? परमारों की। बंगाल में किसकी सत्ता हो गई? सेनों की। पाल के बाद सेनों की। मध्य भारत में किसी की हो गई? कलचुरियों की। इलाहाबाद और पूर्वी भारत में किसकी हो गई? गहरवालों की। और कन्नौज में भी प्रतिहार बरसे रहे, अर्थात धीरे धीरे राजपूत शक्तियां उदित हो गई। कल मैं आप लोगों को इस समय हर्षोत्तर काल में जिस समय ये घटनाएं घट रही थी, उस समय सीमावर्ती राज्यों पर क्या स्थिति थी। इन सीमावर्ती राज्यों में पश्चिम की गुर्जर प्रतिहार है, पूर्व के बर्मन है, उत्तर के कश्मीर है, दक्षिण यहां का राष्ट्रकूट है। तो मैंने प्रतिहार को पढ़ा बता दिया, कुछ नहीं है। राष्ट्रकूटों के बारे में भी थोड़ा सा बाद में साथ बताएंगे, देखेंगे। पालों के विषय में भी आपने देख लिया, कुछ नहीं है। एक बचा हुआ है सिर्फ कश्मीर का इतिहास। कश्मीर पर इस समय कल्हड़ की राजतरंगिणी कहती है, जो चंपक का बेटा जय सिंह लोहार वंशी जय सिंह का समकालीन था, दरबारी कभी नहीं था। कल्हड़ ने किसी की दरबार में सेवा नहीं प्रस्तुत की थी। जो 1127 से 1156 तक लोहार वंशी शासक है, उसी का समकालीन था कल्हड़, और उसी ने राजतरंगिणी लिखी है। उस राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर पर उस समय कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश ने अपनी सत्ता स्थापित की। कोई खास नहीं है, 10 मिनट की बात है, 2-4 फैक्ट है इनमें, मैं बता दूंगा। और उसके बाद फिर सीधे हम लोग आ जाएंगे राजपूत उत्पत्ति और उनके राज्य। राजनीतिक दृष्टि से 3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। एक बचा हुआ है सीमावर्ती राज्य, दूसरा राजपूत राज्य, और तीसरा गुप्तकालीन संस्कृति कल्चर। आप लोग कल 2 प्रश्न लिख करके लाएंगे, इसलिए 2 क्योंकि कल संडे है, क्लास चलना नहीं है। तो एक आज लिखेंगे, एक कल लिखेंगे। आज आप लिखेंगे हर्ष की उपलब्धि, हर्ष की उपलब्धि, और दूसरा त्रिपक्षीय संघर्ष पर टिप्पणी। अभी भी मैं कह रहा हूं, कुछ बच्चे, मैं नाम नहीं लूंगा, जो लिख करके मुझे दिखा रहे हैं, वो मुझे बताएं कि वो मेंस दे रहे हैं कि नहीं। अगर वो मेंस इस बार देना चाह रहे हैं प्रीलिम्स, तो वो स्पेशल मुझे 15-20 मिनट टाइम दें, मैं उसे बताऊं। जैसे तुम्हें परीक्षा देनी है कि नहीं? तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई थी, देनी चाहिए थी, क्यों नहीं देनी है? नहीं हो गई है मेंस की, उसी पैटर्न पे पढ़ती रहो। एज हो गई है कि देने की नहीं? अभी 2023 में होगी। प्रीलिम्स यदि हो जाएगा तो गारंटेड है तुम्हारा मेंस हो जाएगा।
जिस पैटर्न पर लिख रही हो खाली घर पर बैठ करके लिखो, वो हो जाएगा। तुम्हारा भी तुम्हें देना इस बार, तब सर अभी ये ग्रेजुएशन भी नहीं कंप्लीट किया। वेरी गुड, तो और अच्छी बात है तब तक। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से प्रश्न आप लोग उत्तर लिख रहे हैं, अगर ऑप्शनल में भी लिखेंगे तो ऑप्शनल में भी बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ऑप्शनल में भी बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ऑप्शनल में त्रिपक्षीय संघर्ष आ जाए, आप एक बढ़िया सा, आप लोगों के पास, और लड़कियां तो और अच्छा उसको कलरिंग कर देती हैं पेंसिल से, उससे एक अच्छा सा मैप बनाइए, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट दिखा दीजिए, पालों के नाम के आगे उनके 4 शासक नाम लिख दीजिए, ऊपर खाली पॉइंट वाइज लिख दीजिए, आरंभ करता वत्सराज, अंतिम रूप से प्रतिहार। एक पेज में मैप आ गया और दूसरे पेज में, एक पेज में मैटर लिख दीजिए। 2 पेज में बता रहा हूं, अगर आपने इसे लिख दिया तो अगर ये 10 नंबर का प्रश्न है तो आपको 7-8 नंबर तक मिल जाएगा। हर्ष की उपलब्धियां यदि आ जाता है तो आप उसके आधार का मतलब बाढ़ के उनके स्रोतों को लेते हुए और क्रमबद्ध तरीके से यदि आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए जानना जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस और अभ्यास जरूरी है। आप लोग भी इसका अभ्यास करें। आप इतना सब जानते हैं, लेकिन मैंने कहा 10% जानना, 90% लिखना आपको अच्छा पद दिला देगा, और 90% जानना और 10% लिखना आपको रुलाएगा। अभी भी यही कह रहा हूं, क्योंकि मैं रो रहा हूं, मुझे मालूम है। एक भी प्री परीक्षा कभी मैंने फेल नहीं की है, एक भी कभी प्री परीक्षा, अगर 100 सीट रही है तब भी मैंने पास किया है। 90% जानकारी, ज्ञान और 10% लेखन आपको मैदान से बाहर कर देगी, और 90% लेखन कौशल और 10% जानकारी आपको प्रॉपर पद दिला देगी। लिखने का यह महत्व होता है। फिलहाल मैं देख रहा हूं फिर भी आप लोग अभी सचेत नहीं हो रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, सोचते हैं कि जान ही नहीं रहा हूं तो लिखूं क्या। अरे भाई, आप बिना जाने लिखिए, लिखने का अभ्यास करिए, बिना लिखे कुछ नहीं होना है।